गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसजीपी डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, महान भारत की कहानी में हमने वैदिक पीरियड को समझा, जिस वैदिक पीरियड का भारत के आज के संस्कृति में बड़ा ही विशेष योगदान है। इसी वैदिक पीरियड के पॉलिटिकल एंगल को, सोशल एंगल को, इकोनॉमिकल एंगल को, रिलीजियस एंगल को और लिटरेचर को भी हमने समझ लिया लास्ट लेक्चर में। आज का जो टॉपिक है कि इस वैदिक पीरियड से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे स्क्रीन पर जो पहला सवाल है, क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज अर्लियर नोन एज विवस्ता? ट्रांसलेट अगर क्वेश्चन को किया जाए तो क्वेश्चन का कहना यह है कि जो नदी, ठीक है, पुराने जमाने में मतलब वैदिक पीरियड में विवस्ता नाम से जानी जाती थी, वो नदी आज किस नाम से जानी जाती है? यह है सवाल। और यह सवाल हाल ही में 2019 की एनडीए एग्जाम में पूछा गया है। मैंने पहले ही बताया था, नदियों के नाम आपको मालूम होने चाहिए। तो दोस्तों, जिस बच्चे ने मेरा लेक्चर सही से सुना होगा उसको मालूम है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? आंसर बी, झेलम रिवर को विवस्ता ये नाम दिया गया है। दूसरा जो सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्डिंग टू द ऋग्वेद संहिता? ऋग्वेद में जो जानकारी हमें मिली है, इस जानकारी के आधार पर कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर दिए गए हैं और उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है या फिर नॉट ट्रू मतलब गलत है, ये हमें यहां पर बताना है। तो ये 2011 के इंडिया एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। क्या है पहला स्टेटमेंट? देयर आर अबाउट 300 नॉन इंडो यूरोपियन वर्ड्स इन ऋग्वेद। ना इंडो से रिलेट करते हैं ना यूरोपियन से रिलेट करते हैं। अगर आपको मैंने शुरुआत का लेक्चर याद है तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना मैंने बताई थी। किसने की थी इसकी स्थापना? तो विलियम जोन्स ने 1784 में। इस एशियाटिक सोसाइटी का काम करने वाला जो व्यक्ति था विलियम जोन्स, वो पढ़ाई के लिए बड़ा जाना जाता था। 17-18 लैंग्वेजेस उसको आती थी और कई सारे संस्कृत ग्रंथों का भाषांतरण भी उसने किया था। और भाषांतरण करते समय उसको संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में कुछ सिमिलैरिटी नजर आई। तो ऐसे शब्दों को इंडो यूरोपियन शब्द कहा जाता है, लेकिन नॉन इंडो यूरोपियन कहा गया है। तो 300 से भी ज्यादा नॉन इंडो यूरोपियन शब्द हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर इज रेफरेंस टू द दशराजन बैटल इन ऋग्वेदा। बराबर है क्या दोस्तों? आज अभी लेक्चर पहले ही मैंने इसका जिक्र किया है दशराजन बैटल का। तो ऋग्वेद के 7th मंडल में दशराजन बैटल का उल्लेख हमें मिलता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा दैट द भरता चीफ सुदास fought against the confederacy of the 10 tribes। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बताया था दशराजन बैटल की कहानी। 10 राजा, विश्वामित्र 10 राजाओं को किसके अगेंस्ट में भड़काते हैं? सुदास के अगेंस्ट में, जो कि भरत नाम के ट्राइब का चीफ है, अध्यक्ष है, राजा है, हेड है। तो सुदास अकेला और 10 राजा उसके सामने खड़े हैं। इस प्रकार का ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है जानकारी के मुताबिक। नंबर डी का जो स्टेटमेंट है, पुरु सपोर्टेड भरता इन द बैटल ऑफ 10 किंग। आप सोचो ये स्टेटमेंट सही है क्या? जी हां दोस्तों, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि दशराजन बैटल में एक साइड में लड़ने वाला सुदास जो है, ये अपने ट्राइब के बलबूते अकेला लड़ रहा था। किसी दूसरे ट्राइब ने उसको सपोर्ट नहीं किया। यहां पर पुरु जो है, पुरु नाम की ट्राइब थी, लेकिन वो सुदास के अगेंस्ट में लड़ रही थी। यहां पर क्या कहा गया? पुरु सपोर्टेड। पुरुओं का भरत को कोई सपोर्ट नहीं था। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत बन जाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के मुताबिक यही सही आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आपको मालूम होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग was the ब्रह्मवंदनी that composed some hymns of the Veda। वेदों में कई सारे मंत्र और श्लोक दिए गए हैं। ऋग्वेद में भी कई सारे मंत्र और श्लोक दिए गए, लेकिन इन वेदों की कुछ मंत्रों की रचना एक महिला ने की है, और वो महिला जिसको ब्रह्मवंदिनी कहा है। क्यों? क्योंकि उसने श्लोकों की रचना की है, इस वजह से उसको ब्रह्मवंदिनी टाइटल दिया गया। लेकिन उस महिला का नाम क्या है? तो आंसर है लोपामुद्रा। कहते हैं अगस्त्य ऋषि की ये वाइफ थी लोपामुद्रा।
बड़ी ही स्कॉलर व्यक्ति थी। ठीक है, आंसर याद रखना ऑप्शन बी। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द देवकी पुत्र कृष्णा ऑकर्स इन, बताया था दोस्तों उपनिषद में, याद करो। तो देवकी पुत्र कृष्ण की कहानी हमें छंदोग्य उपनिषद से मिलती है। ऑप्शन बनेगा यहां पर सी। हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेद? लगभग 300 से ज्यादा मंत्र ऋग्वेद में एक ही भगवान के लिए समर्पित है और उस भगवान का नाम है इंद्र। इंद्र को दूसरा नाम क्या दिया है? तो डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्स, दैट मीन्स पुरंदर। तो इस प्रकार की उपाधियां इस ऋग्वेद में इंद्र भगवान को दी गई है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भगवान कोई था तो वो था इंद्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे लिए वो है ओरिजिनली द महाभारता नोन एज। अब रामायण और महाभारत की कहानियों में कितनी सच्चाई है इसका अभ्यास अभी शुरू है, और जब तक हमें सही सही प्रमाण नहीं मिलते तब तक किसी स्टेटमेंट पर पहुंचना, यह इतिहास का शास्त्र हमें इसकी अनुमति नहीं देता। अगर आपको कुछ स्टेटमेंट्स देने हैं तो आपको पूरे सबूत और प्रमाणों के सहित वो स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं। तो मैं अभी तो कुछ बोलूंगा नहीं रामायण और महाभारत के बारे में, लेकिन कहा ऐसे जाता है कि महाभारत की कहानी लेटर वैदिक पीरियड में हुई है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ युद्ध था। भले ही वो टीवी में जितना भयंकर स्वरूप से उसको दिखाया जाता है वो उतना भयंकर नहीं हुआ होगा, लेकिन युद्ध हुआ है, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिलती है। कई सारे हिस्टोरियंस का काम उसके ऊपर चल रहा है। लेकिन इस महाभारत का जो आज जिस स्वरूप में हमें महाभारत मिलता है, कहते हैं कि उसकी जो पुरानी कॉपी थी वो उतनी या फिर वैसे नहीं थी। उसका नाम भी जिस प्रकार से आज हम महाभारत कहते हैं वो नहीं था। ठीक है, ये जो महाभारत है, ये जो महाभारत की कहानी है, इस महाभारत की कहानी में आज के तारीख में लगभग 1 लाख से ज्यादा श्लोक है, लेकिन ओरिजिनली इसमें सिर्फ 24,000 ही श्लोक थे और इसका नाम महाभारत न होते हुए इसका नाम था जय संहिता। क्या नाम था इसका? जय संहिता। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द ओरिजिन ऑफ द इंडियन मेडिसिन? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इंडियन मेडिसिन की ओरिजिन की जानकारी मैंने बताया था आपको, वो मिलती है हमें यजुर्वेद में, जो कि 4थे नंबर का वेद है, इंडियन मेडिसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इंपैक्ट ऑफ द वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे नजदीक वाला आंसर क्या है ये अभी हमें समझना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि वैदिक कल्चर का आज के भारतीय समाज पर क्या प्रभाव आपको देखने को मिलता है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। रिजिडिफिकेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, परसेप्शन ऑफ द न्यू वर्ड, डेवलपमेंट्स ऑफ द कल्चर, प्रोग्रेस ऑफ द फिलॉसफी। सारे के सारे आंसर शायद सबको सही लगते होंगे, लेकिन इसमें हमें सबसे नियर मोस्ट आंसर कौन सा है ये हमें समझना है। तो आज के भारतीय समाज में इन चारों में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका देखने को मिलता है? तो कास्ट सिस्टम का। वर्ना सिस्टम से आगे धीरे धीरे चल के कास्ट सिस्टम का इमर्ज हुआ है, मैं आगे आपको समझाऊंगा ही वो चीज। और कास्ट सिस्टम जो है आज भारतीय समाज का अविभाज्य अंग बन चुका है। कास्ट, जात जो है वो जाति ही नहीं, इस प्रकार की एक जो फ्रेज है वो इसके लिए यूज की जाती है। तो रिजिडिफिकेशन ऑफ द कास्ट, ये वैदिक पीरियड का सबसे बड़ा प्रभाव आज के इंडियन सोसाइटी पर देखने को मिलता है। इस वजह से सबसे नियर मोस्ट आंसर जो है ऑप्शन ए यहां पर आपको नजर आएगा। रिगार्डिंग वुमेन इन द वैदिक पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट? स्टेटमेंट्स दिए गए दोस्तों महिलाओं के बारे में, वैदिक पीरियड के महिलाओं के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट गलत है, ये अभी हमें यहां पर समझना पड़ेगा। दे मतलब वुमेन ऑफ द वैदिक पीरियड, दे वेर अलाउड टू स्टडी। बिल्कुल, मैंने बताया था ब्रह्मवंदिनी, लोपामुद्रा, गार्गी, घोषा, मैत्री, इस प्रकार की कई सारी एजुकेटेड वुमेन्स का हमें उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ उस पीरियड में महिलाओं को खुद की मर्जी से अपना जो पति है उसको चुनने का अधिकार दिया जाता था। आज भी भारतीय समाज में कई सारी स्त्रियों को, स्त्रियां नहीं कहूंगा, लेकिन बेटियों को, विवाह योग्य बेटियों को
उनके वर को चुनने का, उनके पति को चुनने का अधिकार नहीं दिया जाता, लेकिन उस पीरियड में ये सिस्टम कस्टम था। दे हेल्ड गुड पोजीशंस, उनकी स्टेटस भी अच्छी थी, सभा और समिति में वो बैठ सकते थे, वो अपने ओपिनियंस दे सकते थे, ये भी पॉइंट मैंने डिस्कस किया। दे डिड नॉट प्रैक्टिस पर्दा सिस्टम, करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई पर्दा वगैरह घूंघट वगैरह नहीं रखा जाता था, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दे अटेंडेड सभा एंड समिति, ये तो करेक्ट है ही सर, तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन में हमें ऑप्शन डी जो है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ये सही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पुरुषार्थास इज नॉट अ पार्ट ऑफ त्रिवर्गा? तीन वर्ग मतलब कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो चार वर्ण हैं, इन चारों वर्णों में से पहले जो तीन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को त्रिवर्ग कहा गया है, जिसमें शूद्रों का कोई काम नहीं है। ऐसे बाकी जो तीन वर्ग है, तीन वर्ण है, इसको त्रिवर्ग कहा गया है। और कहा ऐसे गया कि मोक्ष, काम, धर्म, अर्थ, ये चारों के चारों जो पुरुषार्थ है, ये चारों के चारों पुरुषार्थ हासिल करने का अधिकार सिर्फ त्रिवर्ग को रहेगा। फिर सर जो चौथा जो शूद्र जो वर्ण बचता है वो क्या करेगा? तो उसको भी पुरुषार्थ करने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ तीन ही पुरुषार्थ वो कर सकता है। कौन से? धर्म, अर्थ और काम। शूद्र वर्ण को मोक्ष पाने का, इस पुरुषार्थ की तरफ बात भी करने का उनको कोई अधिकार नहीं था। तो क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पुरुषार्थास इज नॉट अ पार्ट ऑफ त्रिवर्गा? तो ऑप्शन क्या रहेगा? मोक्ष। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर रहेगा। द ऋग्वेदिक आर्यंस वेयर गवर्न बाय, तो कैसा पॉलिटिकल सिस्टम था इनका? कैसी पॉलिटी थी? तो ट्राइबल पॉलिटी थी, और वन अमंग इक्वल, कोई भी ट्राइब में से किसी एक अच्छे व्यक्ति को राजा बनाया जाता था। तो ऑप्शन क्या है? ट्राइबल रिपब्लिक, फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, मोनार्कियल गवर्नमेंट, रूल बाय एल्डर्स, ये भी नहीं हो सकता, मोनार्कियल गवर्नमेंट भी नहीं हो सकता, फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये ट्राइबल रिपब्लिक है। ये क्या है? ट्राइबल रिपब्लिक, जनजातीय गणराज्य। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। Who among the following was the pioneer of yoga philosophy? योगासन नाम सुने होंगे आपने। तो ये योगा फिलॉसफी का जो जन्मदाता है, फादर है, वो कौन है? तो उस व्यक्ति का नाम है पतंजलि। क्या नाम है? पतंजलि। कहते हैं ये इसी पीरियड से बिलोंग करते हैं, लेकिन कई सारे हिस्टोरियन का कहना है कि पतंजलि वैदिक पीरियड के 500 साल के बाद होकर गए हैं। तो कुछ भी हो, लेकिन पायोनियर ऑफ योगा फिलॉसफी आंसर रहेगा आपका पतंजलि ही। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र इनमें से किस वेद में या फिर किस उपनिषद में हमें मिलता है? तो आपको कहां मिलता है गायत्री मंत्र? ऋग्वेद में मिलता है, तीसरे मंडल में। करेक्ट। इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यहां पर मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए। दोस्तों, इसके पहले का जो लेक्चर था, मैंने वहां पर एक पॉइंट आपको बताया था कि ये जो वैदिक फिलॉसफी थी, जो कि पर्टिकुलरली उपनिषद में हमें मिलती है, ये उपनिषद की फिलॉसफी ऐसी फिलॉसफी थी जो कर्मकांड पर विश्वास नहीं करती, जो किसी भी मेडिएटर पर विश्वास नहीं करती। अगर भगवान को पाना है तो भगवान और मैं दोनों का ही कनेक्शन होना चाहिए। कोई मंदिर, कोई पुजारी, या फिर कोई विधि, या फिर फिजूल के खर्चे, इस प्रकार की कोई चीज करने की जरूरत नहीं अगर आपको भगवान को पाना है। इस प्रकार का रास्ता उपनिषद में दिया गया है। सेंस टू कॉन्शियस, काम से राम, किस प्रकार से हमें यह प्रवास करना है, इसकी जानकारी हमें उपनिषद में मिलती है। और इसी उपनिषदी स्ट्रीम को मैंने श्रमण आंदोलन कहा था, श्रमण मोमेंट कहा था। अब इस श्रमण मोमेंट का परिणाम यह हुआ कि इस वैदिक फिलॉसफी को काउंटर करने वाला एक नया क्लास इमर्ज हुआ। मैं क्लास कह रहा हूं क्योंकि एक दो लोगों ने इस वैदिक फिलॉसफी को काउंटर नहीं किया। वैदिक फिलॉसफी को काउंटर करने वाले नियर अबाउट 62 टाइप्स के नए नए फिलॉसफी इमर्ज हुए, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली दो ही रहे, बुद्धिज्म और जैनिज्म। इन दोनों के बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। तब तक के लिए मैं यही रुकता हूं। थैंक यू।